एकाकी मनुष्य न प्रगति कर सकता है और न ही प्रसन्न रह सकता है। मानवीय संरचना ही कुछ ऐसी है जिसमें मिलजुल कर चलने और सहयोगपूर्वक आगे बढ़ने की व्यवस्था है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे अन्यान्य प्राणियों से आगे बढ़कर जिस ऊंचाई तक चढ़ने और साधन संपन्न बनने का सुयोग मिलता है, उसमें उसकी सहकारी सामाजिक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा योगदान है। यदि वो एकाकीपन से ग्रसित रहा होता तो वन मानुषों से आगे बढ़ सकने की स्थिति उसे हस्तगत हुई न होती। अपने अनुदानों को दूसरों के लिए हस्तांतरित करते रहने, हिल मिल कर रहने और मिल बांट कर खाने की आदत ही वो दैवी वरदान है जिसके आधार पर मनुष्य को प्रकृति का लाडला बेटा और परमात्मा का युवराज कहने का अवसर मिला। इस प्रवृत्ति में घटोत्तरी नहीं होनी चाहिए। उसे निरंतर अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। परिवार संस्था से समाज आरंभ होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ अभिनव सहकार का नूतन अध्याय जुड़ता है। बच्चे उसे और भी विस्तृत एवं सघन बनाते हैं। वृद्धजनों और भाई बहनों के जितने ही उत्तरदायित्व एवं व्यवहार परिवार में जुड़ते हैं, फलतः वो छोटे रूप में एक समाज या एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेता है। संगठन, संचालन एवं सामूहिक निर्वाह की विधि व्यवस्था सीखने के लिए परिवार से अधिक सरल किंतु महत्वपूर्ण व्यवस्था और कोई नहीं है। परिवार पिछले दिनों वंश परंपरा के आधार पर चलते रहे हैं। विवाह और प्रजनन के आधार पर बनने वाला संगठन इच्छा या अनिच्छा से निर्वाह क्रम चल पड़ने की गाड़ी अपने क्रम से अपनी पटरी पर चलती आ रही है। अब प्रकृति क्रम में आगे बढ़ते हुए मनुष्य को एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को व्यवहार में सम्मिलित करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उज्ज्वल भविष्य की झलक दृष्टिगोचर हो सके। वंशानुक्रम वाले परिवारों से आगे बढ़कर मनुष्य ने आर्थिक संगठनों के निमित्त यतिकिंचित उत्साह दिखाया है। सहकारी समितियां, कंपनियां, बैंक इसी दिशा में कुछ प्रयास करती हैं। व्यवसायियों एवं श्रमिकों के संगठन भी प्रायः अर्थ प्रयोजन को सुलभ बनाने का दृष्टिकोण साथ लेकर ही चलते हैं। शेयरों के आधार पर खड़े होने वाले विशाल व्यवसाय बैंकों की मदद से अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाते हैं। बीमा कंपनियां भी प्रायः इसी प्रयोजन की पूर्ति करती हैं। साझेदारी की छोटी फर्में तथा खेती बाड़ी की परिपाटी में भी इसी प्रवृत्ति की व्यवहारिकता मिलती रहती है। आवश्यकता है परिवार के सामाजिक स्वरूप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि सघनता, एकता, आत्मीयता, वितरण जैसी अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का विकास साथ रहने और मिलजुल कर निर्वाह करने की प्रक्रिया अपनाने पर ही संभव होता है। आर्थिक संगठन इस उद्देश्य की पूर्ति में कदाचित ही कुछ सहायता कर पाते हैं। अर्थ सुविधा का जितना महत्व है उससे कहीं अधिक भावनात्मक सहकारिता का है। सत्य प्रवृत्तियों को यदि मानवीय गरिमा का आधार माना जाए तो ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि इसका प्रयोग अभ्यास एवं परिपाक करने के लिए भावनात्मक पारिवारिकता को ऐसा प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिनसे वो व्यवहार में भी उतर सके। पारिवारिकता को अग्रगामी बनाने के लिए विज्ञजनों ने लार्जर फैमिली व्यवस्था की परिकल्पना की है। निर्वाहजन्य व्यवसायों का बिखराव दूर करके उसे केंद्रित करने के लिए निर्धारण को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना गया है। एक गली मोहल्ले के लोग मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें भोजन पकाने, कपड़े धोने, बच्चे खिलाने, बाजार की खरीद फरोख्त करने, ट्यूशन लगाने, सुरक्षा प्रबंध करने जैसी दैनिक आवश्यकताओं को अलग अलग न रखकर एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत सुनियोजित बना लिया जाए। समय की अनावश्यक बर्बादी को एक केंद्रीय व्यवस्था बनाकर आसानी से रोका जा सकता है। इस आधार पर जो अवकाश मिले उसका अभिष्ट प्रगति के लिए अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें पैसे की, समय की बचत होती है और तरह तरह की चिंताओं में व्यग्र रहने, साधन जुटाने की भागदौड़ करने से सहज
छुटकारा मिल सकता है। बड़े कुटुंबों की तरह सभी सदस्यों का समय एकत्रित करके उसे कार्य विभाजन के अनुसार नियोजित कर देने से भी काम चल सकता है। ऐसा न बन पड़े तो फिर वैतनिक कर्मचारी नियुक्त करके भी ये कार्य हो सकता है। एक रसोई घर में एक परिवार के लोग भोजन करें तो इसमें हर्ज क्या है। स्कूलों के बोर्डिंगों में, सेना की छावनियों में, साधुओं के लंगरों में ये व्यवस्था बड़ी सरलता पूर्वक चलती भी रहती है। थोड़ी सूझबूझ का प्रयोग हो और कुछ उत्साही लोग इसकी पहल करें तो सभी को इसमें अनुकूलता प्रतीत होगी और एक से दूसरे का अनुकरण करने पर यह प्रथा परंपरा चल पड़ेगी। छोटे बच्चों को खिलाने का प्रबंध एक जगह बन पड़े तो घर के अन्य लोग उसी में बंधे रहने के स्थान पर अन्य काम कर सकते हैं। विशेषतया महिलाओं के लिए तो प्रगति का एक नया द्वार ही खुल सकता है। बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, साथियों में, खिलौनों में उनका मन लगा रहेगा। फलतः गोदी में चढ़े रहने की और जिद्दी बनने जैसी बुरी लतें अपनाने का अवसर ही न मिलेगा। थोड़े बड़े होने पर उन्हें बाल विद्यालयों में अन्यत्र भेजने की अपेक्षा ये अधिक सस्ता और सही है कि मोहल्ले के बच्चों की अपनी पाठशाला हो जिसमें वे खेलते भी रहें और पढ़ते भी। जब तक वे स्कूल जाने लायक न हों तब तक ये शिक्षण क्रम बहुत ही सुविधा और सफलता के साथ लार्जर फैमिली पाठशाला के अंतर्गत अपने मोहल्ले में भी चल सकता है। इससे बाल विकास में समीपवर्तियों से अधिक स्नेह सहकार बढ़ने में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे, प्रसन्न भी और अभिभावकों की देखभाल के अंतर्गत भी। दैनिक व्यवहार की वस्तुएं इसी प्रबंध के अंतर्गत बने एक स्टोर के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इकट्ठी लेने पर वे सस्ती भी पड़ेंगी और परख कर सही वस्तु लेने में भी सुविधा रहेगी। अभिरुचि की पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें एक जगह खरीदी जाया करें और सभी लोग उनसे बारी बारी लाभ उठा लिया करें तो कम खर्च में अधिक लाभ पाने का अवसर मिलेगा। चौकीदार रखकर मोहल्ले की सुरक्षा का प्रबंध भी इसी आधार पर हो सकता है। ये सुविधा संवर्धन की बात हुई। समय और पैसे की बचत को इस प्रतिपादन में उभारा गया है, किंतु उससे भी बड़ी बात है पारिवारिक स्नेह, सहयोग और सद्भाव का संवर्धन। ये स्वाभाविक है। जो लोग आंखों के सामने रहते हैं, किसी कारण मिलते जुलते और आदान प्रदान का सहकारी प्रयोग चलाते रहते हैं, उनके बीच सहज घनिष्ठता उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे के सुख में सहायक होते हैं, हाथ बटाते और हिम्मत बढ़ाते हैं। ये लाभ देखने में सामान्य होते हुए भी वस्तुतः असामान्य है। इस प्रयास से नैतिकता, सामाजिकता और सहकारिता के संवर्धन में जो भावनात्मक प्रोत्साहन मिलता है उसका महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। समयानुसार जब उसकी उपलब्धियां सामने आती हैं तो प्रतीत होता है कि वंशानुक्रम के आधार पर चलने वाले कुटुंबों की तरह ही ये संपर्क क्षेत्र का सुविधा संवर्धन के आधार पर बना परिवार भी कम उपयोगी नहीं है। प्रारंभिक कदम के रूप में इतना भी कम नहीं कि एक मोहल्ले के लोग सुविधा संवर्धन के लिए सम्मिलित व्यवस्था सोचें और बिखराव की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाकर केंद्रीकरण की दिशा में कुछ न कुछ करने के लिए आगे बढ़ें। प्राचीन काल में बिरादरियों की पंचायतें होती थीं। उनमें बुद्धिमान, परिपक्व और प्रभावशाली लोग पंच सरपंच की भूमिका निभाते थे। वोट डालकर तो चुनाव नहीं होते थे, पर विशिष्टता और वरिष्ठता के आधार पर उनका सम्मिलित स्वरूप अनायासी पंचायत जैसा बन जाता था। उन दिनों एक व्यवसाय के लोग एक बिरादरी बन जाते थे। व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से वे इर्द गिर्द ही रहते थे। संक्षेप में बिरादरियां इसी आधार पर बनती थीं। उनमें अंतरकला खड़े न होने पाए, नैतिक अनाचार न पनपे, कोई उच्छृंखलता न बरते, सामाजिक अनुशासन का व्यतिक्रम न हो, इसकी देखभाल एवं जिम्मेदारी इन बिरादरी पंचायतों पर रहती थी। छोटे मोटे आर्थिक झगड़े और मनोमालिन्य वे निपटा दिया करती थीं। इस व्यवस्था का एक क्षेत्रीय समुदाय में चलने वाली कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका का अनुशासन कहा जा सकता था। समर्थों का असमर्थों के प्रति अन्याय जब तब हर क्षेत्र में उभरता रहता है। कुछ उद्दंड और मूर्ख प्रकृति के भी हर समुदाय में रहते हैं। इनका नियमन लोकमत के दबाव
और पंचायत के निर्णय की समन्वित शक्ति से बिना किसी कठिनाई के होता रहता था। स्त्रियों को बच्चों को सताने की शिकायतें आमतौर से उठती रहती हैं। अवज्ञा, अवहेलना और उद्दंडता के कौतुक भी आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इनकी ओर से उपेक्षा बरतने और घर परिवार में उतनी सूझबूझ या दबाव व्यवस्था न होने से अनीति पनपती रहती है और पक्के फोड़े की तरह सड़ती रहती है। इनका निराकरण मोहल्ले की पंचायतें बड़ी आसानी से कर सकती हैं और पुरानी बिरादरी पंचायतों का स्थान नए सिरे से नए रूप में ग्रहण कर सकती हैं। इस आधार पर सुव्यवस्था और सद्भावना बने रहने का देखने में छोटा किंतु दूरगामी परिणाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता रह सकता है। ये नियमन की बात हुई। यही लार्जर फैमिली विशाल परिवार प्रक्रिया अपने अपने क्षेत्र में सुविधा संवर्धन की तरह प्रगतिशील प्रयोजनों को भी कार्यान्वित कर सकने में समर्थ हो सकती है। छोटे गृह उद्योगों की नींव इसी आधार पर रखी जा सकती है। आगे की शिक्षा प्राप्त करने वालों के सामयिक विद्यालय इसी योजना में सम्मिलित रखे जा सकते हैं। कथा वार्ता, सत्संग, विचार विनिमय, संगीत, प्रवचन, छोटे मोटे खेल, मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न जैसे कितने ही प्रबंध इस प्रकार किए जा सकते हैं कि इस संगठन के सभी सदस्य उनका समुचित लाभ उठा सकें। इन दिनों कितनी ही निवास कॉलोनियां बस रही हैं। उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें एक व्यवसाय के या एक जगह काम करने वाले अपने लिए नए घरों का प्रबंध करते हैं। अच्छा हो कुछ प्रगतिशील विचारवान लोग ऐसी कॉलोनियां बसाएं जिनमें लार्जर फैमिली स्तर की सुविधाएं खड़ी की जा सकें। कुछ छोटे गांव ऐसे बसाए जा सकते हैं जिनमें भारत की जलवायु तथा गरीबी को देखते हुए ऐसा ढांचा खड़ा किया जा सके जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो सके। कई जगह बड़ी इमारतें, कटरे ऐसे होते हैं जिनमें सैकड़ों व्यक्ति एक साथ रहते हैं। इनमें से एक एक स्तर के व्यक्ति अपने अपने ढंग के लार्जर फैमिलियों का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें रसोई घर, शिशु विनोद, अध्ययन कक्ष आदि के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ बड़ा स्थान मिल सके। प्रयत्न नया होने से उसमें कितने ही उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आशा निराशा उत्पन्न करने वाले घटनाक्रम घटित होते रह सकते हैं। कुछ लोग आरंभ में उत्साह दिखाकर फिर किसी छोटी बात पर तुनक सकते हैं। ऐसे अपवादों की चिंता न करके यदि कोई धुन का धनी किसी बड़े परिवार का संचालन करने वाले भारी भरकम गृहपति की तरह इसे चलाता रहे तो कुछ ही समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे उसे सरल और सफल माना जा सके। ये एक अत्यंत उपयोगी परंपरा है जिसे परिस्थितियों की बढ़ती हुई जटिलता को देखते हुए समय की मांग कहा जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के आरंभिक प्रतिपादकों के मस्तिष्क में एक सपना था, कम्यून। कम्यून का अर्थ लगभग वही होता है जो लार्जर फैमिली का है। विशाल परिवार की आचार संहिता क्या हो, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चले, पारस्परिक संबंधितों का निर्धारण किस रीति नीति के आधार पर विनिर्मित हो, यही चिंतन उस स्थापना के पीछे काम करता रहा और योजनाएं बनती रहीं। गली मोहल्लों और गांवों में उसका प्रयोग चला। तथ्यों ने उसकी उपयोगिता का पूरा पूरा समर्थन किया। बड़े मस्तिष्कों और दूरदर्शी विचारकों ने इस आधार पर समूचे समाज के गठन की बात सोची। उस व्यापक प्रचलन का तारतम्य बिठाते बिठाते एक शासन पद्धति का इस आधार पर ढांचा खड़ा करने की बात आगे बढ़ गई। क्रांतियां हुईं और कम्यून चिंतन को राजनीतिक पार्टी तथा शासन तंत्र के रूप में मान्यता मिल गई। यही है संक्षेप में कम्युनिज्म के बीजारोपण और उसके विशाल उद्यान में परिणत होने का इतिहास। बढ़ती हुई जनसंख्या, आकाश चूमती महंगाई, बढ़े हुए खर्च जुटाने की व्यस्तता, निर्वाह साधन जुटाने में सिरदर्द जैसी दौड़ धूप को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। इस प्रयास में लार्जर फैमिली बृहत्तर परिवार व्यवस्था ऐसी है जिसमें समय और पैसे की बचत के अतिरिक्त प्रसन्नता बढ़ाने
और सद्भावना का वातावरण बढ़ाने की सुखद संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। अप्रचलित काम सदा ही कठिन प्रतीत होते हैं। कभी कभी तो वे असंभव और उपहासास्पद भी प्रतीत होते हैं। जनता द्वारा जनता पर शासन करने की प्रजातंत्र पद्धति का जिन दिनों आरंभिक प्रतिपादन हुआ था, उन दिनों उसे मूर्खतापूर्ण कल्पना बताया गया और भरपूर उपहास उड़ाया गया। नए प्रतिपादन भले ही कितने ही तथ्यपूर्ण क्यों न हो, आमतौर से पुरातनवादियों की दृष्टि में जमते नहीं। इस अवरोध से जूझने में मनस्वी लोग अपनी वरिष्ठता का परिचय देते रहे हैं। बृहत्तर परिवार की संरचना में उनके ही अग्रगामी साहस और उत्साह की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।